पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ था वो जाना। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ये जाना इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब यहाँ हम लोग उदाहरणों को और प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे। तो पहला उदाहरण हम लोग यहाँ पहले कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहा है पहला उदाहरण में, ध्यान से देखो। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इन दोनों ही संख्याओं का HCF निकालना है। HCF निकालना है। HCF क्या होता है, यानी वो सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो इन दोनों ही संख्याओं को क्या कर देगा, भाग दे देगा। यानी उस HCF जो निकलेगा उस संख्या से जब हम 4052 और 12576 दोनों को ही भाग करेंगे तो शेषफल दोनों में ही क्या आएगा, 0 आएगा। वो सबसे बड़ी संख्या होगा, उससे छोटी संख्या हो सकता है लेकिन हमें यहाँ सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बनाते चलते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वैसे तो मैंने इसको समझा दिया, फिर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो देखो दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने का जो विधि है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में हम इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो भी यहाँ समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखना। चलो, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखेंगे हल। ओके, हल। ठीक है, हल लिख लिए। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ 4052, छोटा है ना, 4052 छोटा है तो ऐसे लिखेंगे इधर। ठीक है, 12576 है, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, छोटा से बड़ा संख्या को भाग देना है। छोटा से जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या को भाग देना है। छोटा कौन है, 4052 है, तो लिखेंगे 4052 भाग करेंगे 12576 से। कितनी बार में चलेगा, देखो यहाँ है 4000 और 12000, तो 4000 4 तिया 12, 3 बार चल सकता है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। भाग देना सबको आता होगा, है ना। अब भाग 6 में से 6 चला गया 0, 7 में से 5 गया 2, उसके बाद 5 में से 1 चला गया 4, 420। शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल कितना आया, 420 है। 4052 और नीचे कट के कितना है, 420। क्या हम 4000 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 420 आएगा, नहीं आएगा, छोटा हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे बीच वाले को, 12576 को लिखेंगे 12576। थोड़ा धैर्य रखना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब लिखेंगे, क्या करेंगे, 4052 और 3 को गुना करेंगे, 4052 और 3 को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, 420 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बीच वाले को A बोलते हैं, उसके बाद भाजक को जिसे हम भाग देते हैं इसको B बोलते हैं ना, भाजक को B, तो ये B हो गया। और भागफल जो आता है वो Q से दर्शाते हैं। भागफल 3 है तो 3 को हम Q बोलेंगे। जोड़ है जोड़, यहाँ शेष कितना होता है, 420, तो 420 को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि R जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन भागफल से हमेशा ही कम। भागफल है 4052, तो 4052 से कम, तो 420 तो कम है। तो ये हो गया हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी ये जो हम लोग का हुआ ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। शेषफल 0 नहीं आया तो आगे हमें और चलाना है। अब हम क्या करेंगे, 420 से भाग करेंगे 4052 को, 4052 करेंगे। ये प्रोसेस, ये तरीके ये तब तक अपनाएंगे जब तक कि शेषफल हम लोग का 0
नहीं आ जाता है। ठीक है कितनी बार में 4000 है, यहाँ 420 है, 4052 है, 4 नाम 36, 9 बार में चल जाएगा। 10 बार में तो 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में तो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में रहा 1, 9 चौक 36 और 1 37 हो गया। और 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 8 7 15 हो गया। 9 में से 7 चला गया 2, 272 हो गया। शेषफल शून्य नहीं आया, मतलब और आगे चलाना है। जिस तरह से हम 12,576 को लिखे थे, अब उसी तरह से 4052 लिखेंगे। यहाँ 4052 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब जो भाजक है उसको लिखेंगे। भाजक मेरा है 420 गुना भागफल आया 9 और शेष आ गया 272। शेषफल चूंकि शून्य नहीं हुआ, आगे फिर करेंगे। अब 272 से हम भाग करेंगे 420 को। 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में, 1 बार में 272। अब घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 4 से तो एक हटा लिए, 3 में से 2 गया 1, 148। यहाँ भी शून्य नहीं आया, तो अब यहाँ लिखेंगे हम 420 को। किसको लिखेंगे? 420 को। 420 बराबर 272 गुना 1। ये मेरा भाजक है और ये भागफल है, तो भाजक गुना भागफल। भाजक मेरा 272 हो गया, भागफल 1। ठीक है, और शेषफल कितना बच गया? 148 बच गया। चूंकि शेषफल हम लोग का 0 नहीं आया, इसको और करना है। अब 148 से हम भाग करेंगे 272 को। कितनी बार में चलेगा? एक ही बार चलेगा। 14 दूनी 28, 2 बार करेंगे तो 280 से ज़्यादा हो जाता है ना। एक बार चलाएंगे 148 तो 12 में से 8 चला गया, 4 हो गया। 6 में से 4 चला गया, 2 बचा। 2 में से 1 गया 1, 124 बच गया है ना। तो अब फिर यहाँ लिखेंगे 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ शेषफल आ गया 124। अब फिर हम क्या करेंगे? 124 से 148 को भाग करेंगे। 148 को भाग करेंगे कितनी बार में? एक बार में ही चलेगा, 124। अब देखो, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 24 हो गया। शेषफल यहाँ भी शून्य नहीं आया, तो यहाँ भी उसी को लिखना है। 148 124 गुना 1 जोड़ 24। अब हमें यहाँ पुनः 24 से 24 से फिर 124 को भाग करना है। ठीक है, 24 भागा 124 करेंगे कितनी बार में? कितनी बार चलेगा ये? 24 5 बार है ना, 5 बार में हो जाएगा। 20 5 100, 5 बार हो जाएगा। तो 4 5 20 का 0, हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 2 12 हो गया, 120 हो गया है ना। अब ये 4, शेषफल यहाँ कितना है? 4 आई। अब भी 0 नहीं आया है, तो चलाएंगे 124 लिखेंगे। 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4। अब हम 4 से भाग करेंगे 24 को, तो 4 छक है 24। अब देखो, अब शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया है। यहाँ लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0। ठीक है, लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल बराबर 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो लिखेंगे अतः HCF किसका? तो 4052 और 12,576। 12,576 लिखने का ये नहीं हो रहा है। 12,576। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? किससे भाग दिए तो 0 आया? किससे भाग दिए? 4 से भाग दिए तब 0 आया, तो
तो HCF 4 हुआ। यानी 4 ही वो संख्या है जो 4052 और 12576 को पूरा भाग लगा देगा। 4 से अगर दोनों को भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, 4 से छोटा भी संख्या है 2 से दोनों भाग लग सकता है, लेकिन नहीं, हम HCF में क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या निकलती है जो दी हुई संख्याओं को भाग दे देता है। तो दोनों ही संख्याओं का जो HCF हम लोग का निकला वो निकला 4 निकला। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतना ही करना है। अब देखो ये जो प्रत्येक स्टेप यूक्लिड विभाजन परिमिका है, प्रत्येक स्टेप ये क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमिका है। ठीक है, और इन यूक्लिड विभाजन परिमिका का जो प्रयोग हम लोगों ने किया HCF निकालने के लिए, तो ये पूरा स्टेप एक एक स्टेप को मिला करके इस पूरे को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े उदाहरण 2 की ओर। दूसरा उदाहरण में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, क्या कहा है, धनात्मक सम याद रखना, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक याद रखना 2q जोड़ 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक तो याद होगा आप लोग का, सम संख्या विषम संख्या पता है ना। सम संख्या क्या होता है, जो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग लग जाए या जिसका जोड़ा हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सब का जोड़ा है, ये सारे सम संख्या हो गए। विषम संख्या बिना जोड़ा वाला जो 2 से भाग न लगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ये सारे विषम संख्या हो गए। राइट, सम संख्या और विषम संख्या क्लियर हो गया। अब हमें बताना है कि कोई भी जो सम संख्या होता है वो 2q के रूप का होता है। ठीक है, किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। देखो ये यूक्लिड विभाजन परिमिका पर है, ध्यान दो, 2q जोड़ अगर हम 0 कर दे कोई दिक्कत, ये मेरा है भाजक, 2 क्या है, भाजक, और ये q भागफल और ये शेषफल। तो देखो सम संख्याओं को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। जैसे 2 से यदि हम 2 को भाग करेंगे तो एक बार में 2 दूनी 2 का 2, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ये 2 और ये q है, ये है q, तो 2q, शेषफल कितना आ गया, 0। देखो सम संख्या 2q के रूप का आ गया। यदि हम 4 को भाग करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, शेषफल 0 आ गया। ये मेरा q है, ये 2 और ये q, 2q के रूप का हो गया। यदि हम 2 से 6 को भाग करेंगे तो द्वितीया 6 हो गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ये 2 और ये q, यानी 2q के रूप का आ गया। q कोई पूर्णांक है, q कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी सम संख्या को यदि हम भाग करेंगे 2 से तो वो 2q के ही रूप का होगा। क्लियर, ये एक बार और समझ लो। देखो कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं 102 ले लेते हैं, हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, इधर 2 बच गया, फिर 2 एका 2, शेषफल 0। तो देखो ये 2 और ये है मेरा q। ठीक है, तो 2q 2 गुना 51 हुआ ना जी, 2 गुना 51 हुआ, तो ये 2 और ये 51 को हम q बोलते हैं। q कोई पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, तो 2q के रूप का हुआ। यानी जो सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप का ही होता है यदि हम 2 से भाग करेंगे तो। क्लियर, कोई भी सम संख्या है यदि हम उसको 2 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 2 से, यहाँ 2 दिखाया हुआ है, 2q ना, तो 2 से भाग करना है। ठीक है, किससे भाग करना है, 2 से। ठीक है, तो जब हम किसी सम पूर्णांक को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा।
यानी वो 2q के रूप का ही होगा। और वहीं जब हम किसी विषम पूर्णांक को 2 से भाग करेंगे तो वो 2q जोड़ 1 के रूप का ही होगा। q क्या है? कोई पूर्णांक है। जैसे हम यदि 13 को भाग करते हैं 2 से तो क्या हो जाए? 6 दूनी 12, शेषफल क्या क्या? 1। ये जो 6 है इसको हम q बोलेंगे, तो ये 2 और ये q, ये हुआ ना 2 गुना 6 जोड़ 1, ठीक है। तो ये जो 6 है ये हम q मान लेते, q कोई पूर्णांक है, तो हो गया ये 2 और ये q जोड़ 1। अगर हम 2 से हम किसी और संख्या को भाग लेते हैं, किसी और संख्या माने सिर्फ विषम पूर्णांक को ही लेना है। जैसे हम यदि 25 को लेते हैं, 25 मेरा विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये भी 2q जोड़ 1 के ही रूप का होगा। 2 से भाग करेंगे, 2 एका 2, 5 उतरेगा, 2 दूनी 4 करोगे, शेषफल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये जो 12 है ये मेरा q है और ये 1 है। तो देखो 2 और 12 को गुना करेंगे जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? 2, 12 मेरा q और शेषफल मेरा 1 है, ये हो गया हमारा a। तो ये जो हमारा है विषम पूर्णांक, यानी कि हम ये समझें कि जितने भी विषम संख्याएं हैं, जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी को यदि हम 2 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो हमें यही दिखाना है। चलो अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। समझ में आया? अभी हम लोगों ने काफी चीजें समझा कि जितने भी सम संख्याएं हैं उनको यदि हम 2 से भाग करेंगे तो किस रूप का होगा? वो 2q के रूप का होगा। जब हम किसी विषम पूर्णांक को 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2q जोड़ 1 मिलेगा, ठीक है। चलो q क्या है? तो q कोई पूर्णांक है, कोई सा भी, कुछ भी जो भाग देने के लिए होगा, जो भागफल होगा वो हमारा q हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे वही हल, तो लिखना ही है। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया a क्या है? मेरा धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद b क्या हो जाएगा? तथा b बराबर, यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है, 2q जोड़ 1, ठीक है। तो ये मेरा भाजक है, ये क्या है? भाजक है। तो भाजक को हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। b मेरा दिया हुआ है, b बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। इतना लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर है ना, लिखेंगे a बराबर 2q जोड़ r, ठीक है। ये हमारा b है, b हम लोग का दिया हुआ है 2, तो 2q जोड़ r लिखेंगे। और r क्या होता है? ये जो r होता है b से छोटा होता है, b बड़ा होता है और r छोटा है। शेष भाजक से शेषफल हमेशा ही क्या होता है? छोटा होता है। कभी भी शेषफल और भाजक बराबर नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है? देखो अगर हम 2 से भाग करेंगे, जैसे यहाँ 10 लिख दिए, ठीक है, तो क्या ऐसे करोगे? 4 दूनी 8 और यहाँ शेषफल 2 बच जाएगा, ऐसे करोगे? कतई नहीं करोगे, क्योंकि इसके बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर? अब कहते हैं जो r है वो क्या हो सकता है? 0 से बड़ा, 0 से हमेशा ही बड़ा होता है, या फिर 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा,
ठीक है, लिखेंगे यहां आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, या तो शेषफल 0 हो सकता है या शेषफल 1 बच सकता है ना। क्लियर। उसके बाद यहां लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, जब r का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो a कितना हो जाएगा, 2q जोड़ 0। इसी को लेना है, ये मेरा यूक्लिड विभाजन परिमेय है, इसी को लेना है, ठीक है, और यहां दिखा देना है। क्लियर। इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, या a बराबर 2q हो गया, a बराबर क्या हो गया, 2q हो गया। उसके बाद r बराबर जब हमारा 1 हो जाए, शेष यदि 1 बच जाता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q जोड़ 1। इतना हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहां लिखेंगे स्पष्ट है 2q, ये जो 2q है ये धनात्मक संपूर्णांक है। क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है। धनात्मक संपूर्णांक है, तथा ये जो 2q जो 1 है, 2q जोड़ 1, एक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतनी सी बात है, इतना ही हमें लिखना था, सो हम लोगों ने लिख ही डाला। क्लियर। जब शेषफल 0 हो जाए, कोई सम संख्या है, सम संख्या को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या जब शेषफल 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो क्या है, सम संख्या है। कोई हम लोगों से पूछेगा कि देखो जी एक सम संख्या है, क्या है, एक सम संख्या है, अब बताओ यदि हम उसे 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, भाई सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम लोगों से ये पूछे बताओ जी 2 से हम किसी संख्या को भाग करेंगे, 2 से क्या करेंगे, किसी संख्या को भाग करेंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे तो बताओ अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो संख्या कौन सी होगा, सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो फट से जवाब देना भाई, 2 से भाग करेंगे शेषफल 0 आ जाएगा, तो 2 से भाग करने पर शेषफल 0 किसका आता है, सम संख्या का ही आता है। ठीक है। फिर यदि जब शेषफल 1 बच जाए, r हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, शेष क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो विषम संख्या है। 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे और शेषफल 1 बच जाएगा, मतलब वो क्या है, विषम संख्या है। क्लियर। तो बस इसको ऐसे ही लिखना है, इतनी सी लिखना है, बस हो गया, ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। क्लियर। आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न में, चलो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसा, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 या 4q जोड़ 3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। उदाहरण 2 जिस तरह से बनाए ठीक उसी तरह से इसको भी समझ लो। क्या है, कहा कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो 4q जोड़ 1 या फिर 4q जोड़ 3 के रूप का ही होता है, चाहे कोई सा भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लें। यहां ध्यान दो क्या है, 4q जोड़ 1
या फिर 4q जोड़ 3। ठीक, ये जो 4 है क्या है, भाजक है। 4 क्या है, भाजक। ऐसे भाग देते हैं हम लोग, इसको a बोलते हैं, इसको b, इसको q, और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल r बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा 4 है ये b है। 4 क्या है, b है यहां। तो कहते हैं जब हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, धनात्मक विषम पूर्णांक को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो हमेशा ही या तो शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर। देखो अभी हम लोग भाग करके देखते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई एक मान के चलते हैं, हम लोग यहाँ 13 को लेते हैं। किसको लेते हैं, 13 को जब हम लोग लेंगे और इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया, ये 4, ये 4 हो गया और ये 3 मेरा क्यू हो गया। तो 4 गुना 3 जोड़ 1 हो गया, ये 3 हमारा क्यू है, तो 4 क्यू जोड़ 1 के रूप का हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यदि हम लोग 4 से कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 15 ले लेते हैं, 15 भी विषम संख्या है, तो 4 तिया इसको भी क्या करोगे, 12 लिखोगे, 15 में से 12 चला गया 3, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। ये 4 और ये 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुना 3 जोड़ 3 लिखेंगे। ये 4 और 3 मेरा क्यू है और ये शेषफल 3 है। तो 4 क्यू जोड़ 3, 4 क्यू जोड़ 1 हुआ। मतलब ये हुआ कि जितने भी विषम पूर्णांक हैं, अब बोलोगे सर 3 विषम पूर्णांक है, तो 4 से 3 को भाग दीजिए, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान है, भाजक से ज्यादा लो, छोटा मत लो। क्लियर। तो अब हमें ठीक जिस तरह से उदाहरण दूसरा हम लोगों ने बनाया, ठीक उसी तरह से इसको भी लिख लेना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हल लिखना है, हल। ठीक है लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक की बात हो रही है। विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसका जोड़ा नहीं है या जो 2 से भाग नहीं लगता है ना, 4, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सारे हम लोग का विषम पूर्णांक हैं। तो किसी विषम पूर्णांक को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो वो 4 क्यू जोड़ 1 या फिर 4 क्यू जोड़ 3 के रूप का होगा, ये हमें दिखाना है। होता ही ऐसे, अगर हम 4 से 11 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। 4 को 13 से भाग करेंगे, 4 से 13 को भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी संख्या को भी भाग करो, वो शेषफल हमेशा ही 1 ही आएगा। उसके बाद देखो यहाँ b ले लो, तथा b बराबर यहाँ 4 लेंगे। बार 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ b दिया हुआ है, ये b है, ये q है और ये r है, ये b q और ये r, तो b हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग b हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिख लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, बी क्यू, b मेरा 4, उसके बाद q जोड़ r, और r क्या होता है, तो ये जो r होता है हमेशा ही b से छोटा होता है, r छोटा होता है और b बड़ा होता है। और या तो ये 0 से बड़ा होता है या 0 के बड़ा। शेषफल हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
कुछ भी हो, लेकिन हमेशा ही ध्यान रखना ये है b से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ हम लोग का भाजक है b है हम लोग का 4, तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। शेषफल कभी अच्छा ऐसे करोगे क्या, 4 से भाग करोगे, ठीक है, 15 को, ठीक, 4 दूना 8 करोगे ऐसे, और ये 7 ऐसे करोगे, शेषफल 7 बचेगा। क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। शेषफल कभी भी इससे b से कभी भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे जब, ओह सॉरी, यहां लिखो r क्या क्या हो सकता है, यहां r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, और इससे ज्यादा नहीं। शेषफल तो 4 हो नहीं सकता है ना। लिखेंगे जब r बराबर 0 हो जाए, r बराबर 0 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q, शेषफल तो 0 हो गया, उसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। वहीं जब r बराबर 1 हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q जोड़ 1 हो जाएगा। r बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q जोड़ 2 हो जाएगा। जब r बराबर 3 हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q जोड़ 3। इतना हम लोगों ने कर लिया, क्लियर। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां ध्यान दो, ये जो 4q है, शेषफल हमारा 0 है, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। 4 क्या है, सम संख्या है ना। तो जब हम किसी सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये हमारा सम संख्या है, और ये 4q जोड़ 2 ये भी क्या है, सम संख्या है। 4 सम संख्या, जब 4 से हम किसी संख्या को भाग करेंगे और शेषफल सम संख्या अगर बचता है तो वो निश्चित रूप से क्या है, सम संख्या है। अच्छा, कुछ उदाहरण देख लो, मान के चलते हैं, हम क्या करते हैं, 4 से 18 को भाग देते हैं। 4 सम संख्या, 18 भी सम संख्या है, तो 4 चौका 16 करोगे, शेषफल कितना बच गया, 2, तो सम संख्या हो गया। ठीक है। यदि हम 4 से, या तो 0 आएगा, 4 से अगर हम 20 को भाग करेंगे तो 4 5 6 20 हो गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेष 4 से हम भाग करेंगे, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो क्या है, सम संख्या है। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। अब क्या करना है, यहां लिखेंगे 4q तथा 4q जोड़ 2, ये दोनों, ठीक है, क्या है, ये दोनों ही हम लोग का जो है सम संख्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। लिखेंगे 4q जोड़, सॉरी 4q तथा 4q जोड़ 2 सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। इतना हम लोग लिख लिए। अब देखो 4q जोड़ 1 और 4q जोड़ 3 क्या है, ये विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, फिर अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 या 4q जोड़ 3 के रूप, ऊपर में लिखना, रूप का होता है। क्लियर।
बस इतना ही करना था। कोई सा भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लो और यदि हम उसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा ही या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। जो भागफल होगा उसको हम लोग q मान लेंगे। कुछ और दे देते हैं, एक तो और उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलते हैं हम यहाँ 26 को भाग करेंगे 4 से, ठीक है। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 6 का 24 हो गया। शेषफल कितना बच गया, 2। ये मेरा 4 तो 4 हो गया और ये जो भागफल 6 है, 6 को हम q बोलेंगे, ठीक है। और शेषफल मेरा 2, 4 q जोड़ 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सम पूर्णांक, सम संख्या हो गया ना। 26 मेरा सम संख्या है। क्लियर, चलो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता है। क्या है, एक मिठाई विक्रेता, विक्रेता कहते हैं बेचने वाले, मिठाई बेचने वाला, और के पास जो है 420 काजू की बर्फियां, 420 ठो काजू की बर्फियां और 130 कितना, 130 बादाम की बर्फियां है, ठीक है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम, कम से कम, पहला क्या रहे कि जितने भी बर्फियां हैं वो समान रूप से होनी चाहिए और परात में जो है कम से कम स्थान घेरना चाहिए। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ये हमें बताना है। वैसे इसको हम लोग, अगर हम लोग को, बेटा आप यहां से हटो ना, देखो अब चूंकि हम लोग HCF पढ़े हुए हैं, ठीक है। HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकलती है जो दिए हुए संख्याओं को भाग कर देता है, ठीक है। यहाँ क्या बोला, 420 ठो काजू की बर्फी है और 130 ठो बादाम की बर्फी है और दोनों को ही जो है क्या करना है, हमें समान रूप से ढेरी बनाना है। जितने भी ढेरियां सब में बराबर बराबर होनी चाहिए, काजू और बादाम। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए HCF पढ़े हुए हैं तो हम लोग इसका HCF निकालेंगे। जब हम लोग HCF निकालेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगी जो दिए हुए संख्याओं को भाग कर देगा। तो जितना बोलेगा, जितना HCF निकलेगा उतना ही ढेरियां क्या करना है, बनाना है, ठीक है। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा पहले देख लो, बना लो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ढेरी में जो है, लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ढेरी, ठीक है, हाँ, ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रखना है, बर्फियों की संख्या समान रखनी है। समान रखनी है, इसीलिए ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों ही संख्याओं का HCF निकालना है, ठीक है। HCF किसका किसका, तो 420 का और 130 का क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है, राइट। तो कौन सी विधि से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकाल लेते हैं। लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है। क्या होगा, छोटा कौन है 130, तो 130 से हम क्या करेंगे 130 भागा 420 करेंगे, 3 बार में हो जाएगा 13 39, 13 39 390 भाग करेंगे 0, 12 में से 9 गया 3, 30 बच गया ना। शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30, 130 गुना 3 390 और 30 को जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये 420 हो गया। शेषफल शून्य नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर 30 से हम 130 को भाग करेंगे, कितना बार में 4 बार में, 4 तिया 12, 0 10, शेषफल कितना आ गया 10 आ गया। तो 130 बराबर लिखेंगे 30 और 4 को गुना करेंगे, 4 तिया 12 120 हो गया और 10 को जोड़ देंगे। चूंकि शेषफल 0 नहीं आया, आगे और करेंगे, 10 से फिर हम भाग करेंगे 30 को, कितना बार में 3 बार में, 10 या 30 0 हो गया। शेषफल 0 आ गया तो यहाँ हम रुक जाएंगे, लिखेंगे 30 बराबर 10 गुना 3 जोड़ 0। चूंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया, ठीक है, तो जो HCF निकला, HCF किसका 420 और 130 का निकला, वो निकला 10। किससे भाग दिए, जो 0 आया 10 से ना, तो ये 10 हो गया। ठीक है। अब यहां लिखेंगे अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए, ठीक है, 10 ठोकर के, ठीक है, 10 ढेरियां, ठीक है, बना सकता है, क्लियर। यानी कि प्रत्येक ढेरी में जो है जितने भी बर्फियां, उन सभी बर्फियों को जो है 10 की अगर ढेरी लगाएं तो सब में समान रूप से बर्फियां आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, थोड़ा समझो और थोड़ा समझ लो, अगर समझ नहीं आया है तो। 10 से मेरा 420 भाग लग जाएगा, है ना, 420 भाग लग जाएगा कितनी बार में, 42 बार में, या हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 420 भागा 10 करेंगे तो कितना आ गया 42 आ गया। काजू की बर्फियों को 42 बर्फी करके अगर हम दें तो कैठो बनेगा, 10 ठो ढेरी में ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से 130 है, अब 130 को हम लोग 10 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 13 हो गया। बादाम की बर्फियां जो है 13 ठो करके अगर दें तो 10 ठो ढेरी बन जाएगा, यानी 10 ठो ढेरी काजू की बर्फियों के लिए भी हो गया और 10 ठो ढेरी बादाम की बर्फियों के लिए भी हो गया। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है, 42 ठो करके प्रत्येक ढेरी में आएगा और 13 ठो करके बादाम की बर्फियां आएगा। न तो किसी में कम हुआ और न किसी में ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ढेरी में काजू की बर्फियां 10 ठो आया तो किसी में 15 ठो आया, किसी में 25 ठो आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, समझ में आया ना। फिर से क्या कहा, 420 ठो काजू की बर्फियां, 130 ठो बादाम की बर्फी है, और कहता है कि उसको वो ढेरी बनाना चाहता है, और ऐसा ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में जो है बर्फियों की संख्या समान हो, बर्फियों की संख्या समान हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने 10 ठो ढेरी निकाला, तो 10 ढेरी में जो है काजू की बर्फियां समान रहेगा 42 ठो करके, 10 ढेरी में
क्या होगा, बादाम की बर्फी में समान रहेगा 13 ठो करके। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में, अगर 11 ठो ढेरी बना देंगे तो फिर बराबर रूप से नहीं आएगा। ठीक है, चलो।